शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।
नंदलाला जय गोपाला नंदलाला जय गोपाला नंदलाला जय गोपाला नंदलाला जय गोपाला राधे 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 गोविंदा माँ सरस्वती की दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के बाद मैं स्पीच पर हमारे जिले के जिला संयुक्त मंत्री श्रीमान चंद्र जय माहेश्वरी जय जय मां जय माहेश्वरी नमन करूं चरणनी जय सरस्वती माता नमन करूं चरणनी सरस्वती माता नमन करूं चरण में मंगल मुख्य वक्ता है मुरलीधर जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के पर्यवेक्षक और साथ में प्रदेश के जिला सभी ताली बजा के हमारे आज के जो प्रदेश पर्यवेक्षक और
जिले के जिला महिला मंत्री हैं आदरणीय जयमाला जी पानेर। सभी ताली बजाएं, अभिनंदन करें। मंच पे और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे उपन्यास से स्वागत कर रहा हूँ जिला संगठन मंत्री का स्वागत करण सिंह जी चौहान, गिरवा के हमारे उपशाखा अध्यक्ष करण सिंह जी पधारे और उपन्यास से स्वागत कर रहा हूँ। सभी ताली बजा के स्वागत करें। हमारे साथियों का जो स्वागत है, जिन हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ में जिला कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबका हम स्वागत करेंगे तो ताली बजती रहेगी। जिला महिला मंत्री का स्वागत, जिले के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई भगत लाल जी का स्वागत करेंगे। भीम सिंह जी स्वागत करेंगे। पुष्पांजलि का बनारे जी राकेश जी बनारे का स्वागत करेंगे आप। सभी ताली बजाते रहे। मैंने कहा सबका स्वागत हमारे क्योंकि जिले के हमारे पदाधिकारी हैं, उनका स्वागत कराऊंगा। सिंह जी चलिए आगे आओ ना। सभी ताली बजाते हैं। उपसभाध्यक्ष जी हमारे पुष्पेंद्र कुमार जी जोशी हो रहे हैं, उनका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहन सिंह जी कड़ेचा साइला के हमारे अध्यक्ष हैं, तो पधारे, उनका स्वागत कराऊंगा। पधारे और सुंदरलाल जी जैन साहब का उपन्यास तिलक से स्वागत करें। तिलक भी लगाते रहे, जिनकी तिलक नहीं तिलक लगा के स्वागत करें। मेहता साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। नारायण पंडित जी जो फलासिया के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूँगा पधारे। और हमारे मेहता साहब पधारे, जाडोल के हमारे अध्यक्ष हैं शंकर सिंह जी। भीम सिंह जी आ जाए। भीम सिंह जी राव हमारे मावली के अध्यक्ष हैं, भीम सिंह जी पधारे। बिरला जी तेजी साहब जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत कराओ। भोल सिंह जी चुनाव जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मिठा जिला मंत्री भाई श्री हेमंत जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बड़गांव से सत्यनारायण जी जोशी को, सत्यनारायण जी पधारे और स्वागत कराऊंगा। जिला अध्यक्ष शांति लाल जी गणेश से पधारे। शांतिलाल जी नगर अध्यक्ष जसवंत सिंह जी का स्वागत कराऊंगा। हमारे मंडल के संयुक्त मंत्री डॉक्टर कौशल्या जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। जिला से संयुक्त मंत्री शैलेश जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे जिले के मीडिया प्रभारी है, उनके स्वागत के लिए मैं संतान जी से आमंत्रित करूँ पधारे और उनका स्वागत कराऊंगा। हमारे मीडिया प्रभारी है जिले के सभी मिल मिलते हैं। बहुत बहुत मैं आप सभी का मंच पुनः मैं भारती जी को समर्पित करूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तरोत्तर हमारी जो सदस्य संख्या वो बढ़ती जा रही है। अब मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी झाला से कि हमारे सभी अतिथियों का और सभी का शाब्दिक आभार व्यक्त शाब्दिक उनका अभिनंदन, साथ में उद्बोधन प्रदान करावे भाई पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब। भारत माता की वंदे वंदे। 2 दिवसीय राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन में मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता हमारे घर के आदरणीय मुरलीधर जी भाई साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आपके शीघ्र ही बीच में पधारने वाले हैं सुरेंद्र सिंह जी राव साहब, और आज के हमारा मुख्य अतिथि हैं वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में पधारने वाले हैं SS सारंगदेव साहब। साथ ही मंच पर विराजित प्रदेश के परिरक्षक के रूप में यहाँ विराजित बहन जयमाला जी बानेरी, जिला संगठन मंत्री आदरणीय परसई साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला मंत्री आदरणीय चंद्रमल जी बागड़ी साहब, जिला महिला मंत्री उमा मैडम, और मेरे सामने विराजित प्रदेश के सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक पदाधिकारी आदरणीय सुंदरलाल जी जैन साहब, प्रकाश जी बाया साहब, भवन सिंह जी चुंडावत साहब, भैरूलाल जी तेली साहब, सभी प्रदेश के और वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे जिला कार्यकारिणी के सभी कर्मठ युवा साथी, पूरी जिला कार्यकारिणी, पूर्व जिलाध्यक्ष के रूप में विराजित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, जसवंत सिंह जी पवार साहब, दवे साहब और सभी वरिष्ठ साथीगण, और इस संगठन को गति दे रहे, ऊर्जा दे रहे सामने विराजित सभी मेरे संगठन के वरिष्ठ साथी, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और सभी उपशाखाओं से पधारे हुए अध्यक्ष, मंत्री और पूरी कार्यकारिणी, सामने सभी सदस्यों का मैं जिला शाखा की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने यह समय विकट परिस्थिति में आप यहाँ पधारे हैं और आपने जो संगठन को मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मुरली जी भाई साहब को बहुत ही आवश्यक कार्य से बाहर निकलना है, लेकिन एक छोटे से संगठन के व्रत के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो वास्तव में एक विचारधारा का संगठन है, और इस संगठन की जो सदस्यता है वो आदरणीय बागड़ी साहब ने आपको बता दिए कि इस सत्र की सदस्यता 8,094 जो अब तक की अधिकतम संख्या है। इसके लिए आप सभी उपशाखा के कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं जिला शाखा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, संगठन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं है। मैं एक बात और बता दूं कि संगठन क्या है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की 2 शब्द, जो समुद्र को हिला दे उसे लहरें कहते हैं, और जो शिक्षक शिक्षार्थी और समाज के हित की बात करे उसे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय कहते हैं। हमारा कार्य केवल शिक्षकों की समस्याओं के लिए लड़ना ही नहीं है। साथियों, राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय ने शिक्षकों की गैर शैक्षिक समस्याओं के लिए समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया है, और प्रयास के लिए आपको पता है सबसे पहले प्रदेश ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम का जो घोषणा की थी, उस 11 सूत्रीय कार्यक्रम के बाद में 11 सूत्रीय मांग पत्र के बाद में जिला स्तर पर हमने जिला प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, और वो शानदार प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था। उस सब के लिए आपको बधाई, क्योंकि आपके सभी के प्रयासों से ही वो कार्य सफल हुआ था। उसके प्रेस वार्ता के पश्चात हमने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंडल स्तरीय जो धरना रखा था, वह भी एक सफल धरना मंडल स्तरीय हुआ था, और उसका सारा श्रेय मेरे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है कि आपके मेहनत और अथक प्रयासों से ही वह धरना सफल हो पाया था। उसके पश्चात हमने सभी उपशाखाओं में पैदल यात्राएं निकाली थी, और तत्पश्चात भी राज्य सरकार नहीं जगी तो हमने 4 अगस्त को उदयपुर जिले में एक बहुत बड़ा पैदल यात्रा करते हुए जिलाधीश कलेक्टर के कार्यालय के ऊपर सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम किया था, और वो एक शानदार सफल कार्यक्रम हुआ था। उसके लिए भी आप सबको बधाई। यह संगठन का निरंतर प्रयास है जो संगठन करता रहा था। उसके बाद में एक और बात आई थी कि महिला समूह की बैठक करवानी, तो वह महिला समूह की बैठक उदयपुर जिले की मावली उपशाखा ने करवाई, और एक शानदार बैठक का आयोजन हुआ था। मैं मावली उपशाखा के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिला कार्यकारिणी का जो दायित्व था वो मावली उपशाखा में निभाया।
इसी के साथ साथियों, सदस्यता की बात हो ही गई है, बहुत अच्छी सदस्यता हुई है 8,094। उसके बाद उदयपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पे है सदस्यता के रूप में। तो एक भी अपने लिए गौरव का विषय है कि उदयपुर जिला सदस्यता के रूप में राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वो सारा श्रेय भी हमारे आपको ही, सदस्यों कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही जाता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये सारा समस्याओं का समाधान के लिए संगठन लड़ता रहा, लेकिन इसी बीच में कई तरह के कार्यक्रम हमें आयोजित करने होते हैं, वो भी हमने किए। और एक अल्प समय में उदयपुर जिले की 16 ही उपशाखाओं के चुनाव निर्धारित समय में करवाने के लिए जो हमें दायित्व दिया गया था, वह भी दायित्व हमने 16 ही उपशाखाओं के चुनाव समय सीमा में करवा करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही यह कार्य संपन्न हो पाया था। साथियों, समस्याएं तो आती रहेगी। बात करके मुरली जी भाई साहब को वास्तव में कहीं बाहर पधारना है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात जो मुख्य रूप से जो हम सबका है, लक्ष्य है, हम सबका ध्येय है उदयपुर जिले के भवन निर्माण का, कि भवन निर्माण हो, जिसके लिए हमारे पास 90/9,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आप सभी के सहयोग से हमने उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, उस प्लॉट का समतलीकरण हो चुका है, और उसके साथ साथ हमने मुहूर्त करके और बहुत जल्द, क्योंकि ये भैया साहब का एक सपना है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जो है एक भवन बने, और आप और हम सब मिल करके ये एक मन होकर के इस कार्य को सफल बनाएं, और बहुत जल्द ये भवन बन करके तैयार हो, और अगला अपना जो अधिवेशन हो वह उस कार्यालय में हो। ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि ये सब मिल करके अपन उसको करें। एक बार पुनः पधारे हुए मंचासीन अतिथियों का और सामने विराजी सभी मेरे संगठन के जुझारू साथियों का हृदय से आभार। जय भारत, जय संगठन। जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे 2-3 साथी का स्वागत रह गया है। हेमंत जी से आग्रह करूँगा, स्वागत करें ऊपर से आप। देवेंद्र जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करा हुआ आप। मैं कौशल्या जी से आग्रह करूँगा, अदरी मैडम का ऊपर से स्वागत करा हुआ। हमारे जिले के महिला संगठन मंत्री हैं, उनका स्वागत करा हुआ आप ऊपर से। सुधीर जी का कंडे स्वागत। सुधीर जी, और भी यहाँ उपस्थित हुए कोई तो मैं क्षमा चाहूँगा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा बता दें ठीक रहेगा। मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और समाज जीवन को प्रेरणा देने वाले गुरुओं के सामने मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी मन में एक भाव जरूर था कि जो गुरुओं का प्रकाश है, जिन हाथों में देश की सत्ता गई, जो देश के नेतृत्वकर्ता बने, उन्होंने हमारी कुछ बातों पर आघात किया, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया और उनको कमजोर करने का प्रयत्न किया। उसी में से एक प्रयत्न यह है इंडियन टाइम। हमारे भारतीय समय की एक महत्ता है, एक पहचान है, जो समय हम देखते हैं। इसलिए मेरे मन में जो थी वो मैंने बातें आपके बीच में कही। एक बालक जिसका जन्म होता है, जन्म होने के साथ कुछ लोगों ने विचार किया कि इसको सुदूर जंगल में छोड़ के आना चाहिए, लेकिन किसी को भी जीने के लिए क्या चाहिए? श्वास, प्राणवायु, और दूसरा कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ। तो जंगली जानवर उसको खा नहीं जाए, उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का जंगला बना दिया। उस बालक को जंगल में छोड़ के आ गए। समय समय पर उसको जो भी खाने पीने की वस्तु देनी थी वो देकर आते थे, श्वास मिलती थी उसको।
घुटनों के बल चलने लगी गया था वो। अब लगभग 10 वर्ष बाद फिर से इसको गांव में लाया गया। इस 10 वर्ष में इस बालक का स्नान नहीं हुआ है, इस बालक के बाल नहीं काटे गए हैं, इस बालक के नाखून नहीं काटे गए हैं। जब जन्म होने के बाद इसको छोड़कर आए तब तक इसका नामकरण नहीं हुआ था, विद्यालय तो ये गया नहीं। और जब 10 वर्ष बाद इसको जब गांव में लाया गया तब पूछा गया तुम कौन हो, तो ये बोलने की स्थिति में नहीं था, ये बताने की स्थिति में नहीं था। तो सच में ये गांव को जानता है? नहीं। अपने माता पिता को जानता है? नहीं। स्वयं का नाम जानता है? नहीं। कुटुंब के बारे में जानता है? शायद नहीं। संस्कार शिक्षा इसके जीवन में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज से अलग होकर रहा, जंगल में रहा, मनुष्य के रूप में है क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद जब जंगल में रहा तो सारा व्यवहार पशुवत करने लग गया। इस पशुवत जीवन व्यवहार से हटकर के मनुष्यता के अनुरूप जीवन को जीना, इसका आधार, इसकी कड़ी, इसका मूल अगर कोई है उसको आप जैसे श्रेष्ठ गुरुजनों से हमने सुना है, उसको संस्कार कहते हैं, उसको जीवन मूल्य कहते हैं, जो पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है। आज उन्हीं संस्कारों को समाज में पुनर्स्थापित करने की वास्तव में आवश्यकता हम सबको दिखाई नहीं देती है। जैसा कि वातावरण, उससे हम सभी अनभिज्ञ नहीं है, और इसलिए उन वातावरणों में से केवल शिक्षा आधार नहीं बनेगी, क्योंकि किसी शिक्षा जगत के प्रभावी व्यक्तित्व ने कहा है, किसी गीत लिखने वाले कवि ने कहा है, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में जीवन का उत्थान न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। और सच में ये जो निर्माणों का युग है, ये जो भव्यवादी युग है, इस समय में मूल आवश्यकता है नैतिक जीवन, जीवन मूल्यों के आधारित जीवन जीने की आवश्यकता। बहुत अधिक उदाहरण देते हुए एक उदाहरण देकर के अपने विषय को मैं यहीं पर पूर्ण विराम क्यों ले, मुझे वो पसंद आया, मुझे चाहिए। इस व्यक्ति ने, जहां तक मैंने सुना, ये शायद कलेक्टर था, अच्छा पढ़ा लिखा था। इसने उस सामान्य से दिखने वाले धोती पहने हुए मजदूर किसान को कहा कि मेरे बालक की इच्छा है, ये जो गया का जो घोंसला है, ये मेरे घर पे ले जाऊं मैं, ताकि घर पे लगा रहेगा, मेरा बालक प्रसन्न रहेगा, इसको पसंद आ गया। ये किसान कहता नहीं, क्षमा चाहता हूं बाबूजी, ये मैं आपको भी दूंगा। इन्होंने कहा तो मुझे नहीं जानता, मैं इस जिले का मालिक हूं, और मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को जो पसंद आता है वो हमारे घर की शोभा बढ़ता ही है, इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा। ये कहता नहीं हो, मैं तो नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। कितनी कीमत है, कितना मूल्य लेगा? 500 रुपए? कहता नहीं दूंगा। 1000 रुपए? नहीं दूंगा। 1500 रुपए? नहीं दूंगा। 2000? नहीं दूंगा। 5000? नहीं दूंगा। ऐसे करते करते
उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा तुझे सजा मिलेगी। ये कहता है जीव मात्र के रक्षण के लिए अगर मेरा शरीर काम आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैसा तो मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखता है, मेरे प्राण भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जिस बया ने, जिस चिड़िया ने इस घोंसले में अपने बच्चे पाल रखे हैं, उस घोंसले को मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के जीवन मूल्य हैं। इन जीवन मूल्यों के आधार पर उन 1200 वर्षों के संघर्षों के काल में जहां हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के सारे प्रयत्न हुए, उन सब प्रयत्नों में से हम उभर करके आए, हम सुरक्षित रहे, हम संरक्षित रहे, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ अपने कर ही रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और उसका आधार है राष्ट्रभक्ति, उसका आधार है भारत भक्ति। अगर भारत भक्ति नहीं है तो छुआछूत है, अगर मन में भारत भक्ति नहीं है तो भ्रष्टाचार है, अगर भारत भक्ति नहीं है तो अशिक्षा है, अगर भारत भक्ति नहीं है तो गरीबी है। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी है हमारा, राष्ट्र विजयी है हमारा। यदि प्रेरणा को चरण अंगद ने रखा है, आई से कोई उठाए, दहकता ज्वालामुखी यह, आई से कोई बुझाए। ये देशभक्ति की ज्वाला हर हृदय में धधक रही है, इसे कोई बुझा नहीं सकता है। आई से कोई बुझाए, मृत्यु की पीकर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी है हमारा, राष्ट्र विजयी है हमारा। भारत माता की जय। सभी साथियों से आग्रह आप अपना स्थान नहीं छोड़ें। अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी बताने वाले हैं, उनका पाठ्यक्रम में प्रदान होगा। सभी ताली बजा के स्वागत करें हमारे सुरेंद्र सिंह जी राज साहब। इस बीच में हमारे प्रदेश के सदस्य भी विराजमान है, वो भी आए बीच में रहते थे। मैं जी साहब बात चलेंगे और हमारे मीडिया प्रभारी और सोल जी जाए, उनका स्वागत भी करें, उनका भी तिलक को प्रदेश से स्वागत करें। सोल जी जाए जो भी हमारे न्यूज़ भी बना रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, वो अध्यक्ष है और मीडिया का काम भी करते हैं। ताली बजा के स्वागत करें इनका सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय जयमाल्या पांडारी मैडम से, जो हमारे प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं, पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें। द्वितीय दिवस यहाँ से राज्य सरकार को पेश करते हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि विषम परिस्थितियां इसलिए है कि आचार संहिता लगी हुई है,
और हमारा जो स्थान है वह भी बड़े प्रयास के बाद हमें यहाँ पर मिला है। हो सकता है कि यह हमारा स्थान जो है शहर के बीच में नहीं है, उसका भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रचुर मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर हम विराजित हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो कि राष्ट्रीय लगाता है, हम राष्ट्रवाद के घेरे को लेकर चलते हैं और हमारा पूरा जो कार्य होता है वह भी राष्ट्र ध्येय को लेकर ही चलता है। संगठन ही समर्पण है, समर्पण ही संगठन है। हम राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले संगठन के शिक्षक कार्यकर्ता हैं। राजस्थान शिक्षक संघ विद्यालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। शिक्षा ही प्रगति एवं परिवर्तन का वास्तविक माध्यम होता है। हम इस माध्यम को भारतीय जीवन मूल्यों एवं संस्कारों, प्रतिबद्धताओं के अनुसार बनाने के ध्येय के प्रति हम हमेशा समर्पित होकर संगठन की सुदृढ़ता की दिशा में हम अग्रसर रहते हैं। संगठन का उद्देश्य राष्ट्र, समाज, शिक्षक तथा शिक्षार्थी हित में निरंतर कार्य करते रहना है। इसी दृष्टिकोण से संगठन समय समय पर शासन एवं शिक्षा विभाग को रचनात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव अपने देता रहता है। हमारे संगठन में प्रतिवर्ष निर्धारित पंचांग के अनुसार सभी कार्य विधान के अनुसार संपादित किए जाते हैं और इस पूर्ण समय के अनुसार ही पूर्ण कर हम पूर्णतया लोकतांत्रिक पद्धति से उपशाखा, जिला एवं प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी के निर्वाचन भी संपन्न करते हैं। इस वर्ष उपशाखा स्तर तक अधिक मजबूती संगठन को देने के लिए हमने 3 जो मुख्य कार्य वर्ष भर में मैंने जो देखे पंचांग के अनुसार जिन्हें हमने निष्पादित किया, वह हमारी प्रदेश महासमिति, प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव के बाद में जो जून माह के अंदर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा, मैं तो ये कह सकती हूँ कि संगठन में पहली बार प्रदेश के पदाधिकारी राजस्थान के 40 जिलों में प्रत्येक उप शाखा तक पहुंचे और उसका संगठन को बहुत कुछ वहां की सुदृढ़ता के लिए और मजबूती के लिए इड़बी राखी लाजड़ी अपनी अपनी बात, इसने भी लाज बचाई है कभी। ये जो रास्ते में चिंतन पड़ा हुआ है, इसने भी कभी लाज बचाई। गड़ी गड़ी ठिकरी निकमी नदी निहार, गली में पड़ी हुई कोई बर्तन की ठिकरी, निकमी मती निहार, ए भी तभी रसोड़े अपनी अपनी बात। ये भी रसोई में कभी तभी थी, कभी तवा बन के तभी होगी, कभी मटकी के रूप में रही होगी। इसलिए अगर आपने इस कर्मठता को याद किया है तो बहुत बहुत आभार आपका। ये जो यात्रा है हमारी, ये ठीक ऐसी नहीं है। एक कोई बहुत बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश में बस से यात्रा कर रहे थे और सड़क के दोनों तरफ फूलों से आच्छादित कुछ वृक्षावली उनको दिखाई दी। बड़ी मनमोहक लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। उन्होंने सहयात्री से पूछा कि ये मध्य प्रदेश के शासन की योजना से लगी है, बहुत सुंदर फुलवारी जैसा दोनों तरफ दृश्य दिखाई दे रहा है। पर सहयात्री ने कहा नहीं, ये अपने आप उगती है और इसका नाम है देशभक्ति। अपने आप ही राजस्थान शिक्षक संघ, और अभी इससे पहले जो वार्ता हुई है
मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर वो वार्ता हुई थी, बहुत रोचक वार्ता रही। भारतीय संस्कृति की चर्चा सभी लोग करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जो भारत को नहीं मानते वो भी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो भी अपने हिसाब से करते हैं। तो कभी किसी ने भारतीय संस्कृति को एक मौनी हथनी बना दिया, तो कभी किसने जिराफ से लंबी गर्दन निकाल दी। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ये कभी भजन गाया गया था ना, इसने हमारे प्राणों को झकझोर दिया। की तो सूर को पद लगो, की तो सूर की पीर, की तो सूर को शर लगो, तन मन धुनत शरीर। शिक्षा का पराक्रम ही ऐसा है। जब जीजाबाई पालने में अपने लाल को झूला देती है और कहती है, दशा देश की देख शिवा तू, शासक कुटिल दुराचारी, तू स्वराज्य का उदित दिवाकर कर भविष्य की तैयारी। शिक्षा यहां से प्राप्त। उससे पहले भी देखना हो तो अभिमन्यु की कथा आपको ध्यान में याद दिलाने की आवश्यकता है। पांडुरंग शास्त्री आठवले अपने गीतामृतम पुस्तक में एक उदाहरण देते हैं कि गोविंद नाम का एक आदमी प्रातःकाल 5 बजे जगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु का भजन करता है, उसका स्मरण करता है थोड़ी देर के लिए। फिर अपने बच्चों को देखता है, माता पिता की जो प्रातःकालीन शुश्रूषा करनी होती है वो करता है, भोजन करता है और समय पर विद्यालय जाता है। लंच बॉक्स साथ में रहता है और जब लंच होता है तभी लंच बॉक्स को खोलता है, फिर तटस्थ होकर के फिर पढ़ाता है। छुट्टी होने के बाद घर जाता है, कुछ समय रेडियो टेलीविजन देखता है, बच्चों को देखता है, माता पिता की फिर से कोई सेवा शुश्रूषा करनी होती करता है, कुछ गृह कार्य में मदद करता है और एक मंत्र जो उसने बचपन से सीखा था, अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। सुबह जल्दी उठता है, जल्दी सो जाता है। हमारी दृष्टि में वो आदमी कैसा पांडुरंग जी शास्त्री कहते हैं, आप कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा आदमी, बिल्कुल सात्विक मनोवृत्ति का आदमी है, बहुत सरल मना, किसी से कोई प्रपंच नहीं, कोई पंचायती नहीं और कुछ नहीं। पांडुरंग जी शास्त्री कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वही है। उसने उसके जीवन में सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। एक लाइन बनी हुई थी, सुबह जल्दी उठना, फिर ये करना, फिर स्कूल जाना, फिर मेरे विद्यार्थी किस स्थिति में है, उनमें मैं परिवर्तन करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं किन कर्तव्य विमुख हूं। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत है ना, इसको सब अपनी दृष्टि से देखते हैं, परंतु विश्व भरण पोषण जो करे भरत का करना, उस भरत के नाम पर और उस भरत के साथ राजा जनक कहते हैं, धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, इहां जठामति मोर प्रचारु। अध्यात्म ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान मुझ में जितना है, राजा जनक में कितना था, ये तो आप समझ सकते हैं कि ऋषि महर्षि भी उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। ये मुझ में जितना है, धर्म राजनय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो, सोमति मोर भरत महिमाही, कहि कहा छल जुगति न छाए। वो बुद्धि मेरी
कहना तो बहुत दूर की बात है, पर छल से भी भरत की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते। भरत का व्यक्तित्व अभिनंदन करेंगे। के पावन चरणों में अंतस की गहराई से वंदन अभिवंदन करते हुए अतिशय धन्यता की अनुभूति कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ कि एक ऐसे नरश्रेष्ठ का अभिनंदन पत्र वाचन करने का अवसर मुझे मिला, जिन्होंने जिंदगी भर आदर्श शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन तो किया ही, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के एक समर्पित और ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए भी आपको मैंने देखा। इस अपेक्षा से मैं अपने आप को निश्चित रूप से बड़भागी मान रहा हूँ कि आपका यह अभिनंदन पत्र मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर संगठन के समर्पित और कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री भैरवलाल जी साहब तेली के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। शिक्षक हितों के लिए सदैव जागरूक, जुझारू, दृढ़ संकल्पित, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत तथा सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्रीमान भैरवलाल जी तेली का जन्म 25 जून 1963 को पिताजी श्रीमान मोतीलाल जी तेली एवं माताजी श्रीमती मोहनीबाई जी के सुसंस्कारित साधारण परिवार में उदयपुर में हुआ। उच्च शिक्षा अर्जित करने के पश्चात आपको शिक्षकीय जीवन जीने का पावन अवसर मिला, जिसको आपने शानदार और जानदार तरीके से जीने का सतत अभ्यास किया, जो कि प्रेरणास्पद है। आप बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। संघ के संपर्क के कारण आपने कॉलेज जीवन में अध्ययन के साथ ही वरिष्ठ स्वयंसेवकों के मार्गदर्शन में संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपने वर्ष 1990-91 में राजस्थान शिक्षक संघ से जुड़कर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की। आपने 16 वर्ष तक नगर शाखा के अध्यक्ष व मंत्री पद पर कार्य करते हुए प्रदेश में मंडल संयुक्त मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष पद का दायित्व कुशलता पूर्वक वहन किया। दिनांक 2 अक्टूबर 1989 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय आड़ीवली खेरवाड़ा में द्वितीय वेतन शिक्षणाध्यापक के रूप में पदस्थापित होकर केवल 2 माह पश्चात आप 2 दिसंबर 1989 को व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नत होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर में पदस्थापित हुए और स्थानांतरण पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीडी जहाँ 2 वर्ष विराजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काछा 2 वर्ष विराजे, राजकीय कंवरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर 3 वर्ष रहे। इस अहम पद पर राजकीय प्रथम उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर आपका अंतिम पड़ाव रहा, जहां आपने लगभग 20 वर्षों तक अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। प्रधानाचार्य जैसे गरिमामय पद पर पदोन्नत होकर उदयपुर के राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में पदस्थापित हुए और 4 वर्ष 8 माह तक अपनी शानदार सेवाएं देने के पश्चात राजकीय सेवा के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाटी कंडी फरासिया अंतिम पड़ाव रहा। आपकी संगठन निष्ठा और आपके अंतस में विद्यमान सेवा, सहयोग और समर्पण जैसे
स्तुत्य और श्लाघनीय है। शिक्षक की जीवन यात्रा के शानदार आगाज के साथ ही शिक्षकों के विशालतम राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ना भी आपके और संगठन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आपका दायित्व निर्वहन बेमिसाल रहा है। आपकी नेतृत्व क्षमता अनुकरणीय है। आपका संगठन कौशल गजब का है। आपका कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ाव रहा है। आप राष्ट्रवादी भाव संपदा के पोषक और प्रसारक रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से संदर्भित कृतित्व सेवा प्रकल्पों को संपूर्ण करने में आपकी गहरी रुचि रही है। आपकी कर्मनिष्ठा और श्रमनिष्ठा में आपका व्यक्तित्व और कृतित्व जिस तरह से प्रकृष्ट हुआ है, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। राजस्थान शिक्षक संघ जैसे गौरवशाली और बृहत संगठन से मन प्राण से जुड़कर आपने शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के हितार्थ जो अतुल्य योगदान कर अपनी सांगठनिक कुशलता का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आपकी स्मृतियों से अभिभूत है तथा आपका व्यक्तित्व कृतित्व हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्पद है। आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जिस लगन एवं निष्ठा से संगठन का कार्य करते हुए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जिला शाखा उदयपुर आपकी सांगठनिक सेवाओं के लिए अंतस की गहराई से साधुवाद देते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि आप स्वस्थ दीर्घायु होकर हम कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन एवं दिशा बोध कराते रहें। आपके द्वारा प्रदत्त श्लाघनीय, अमूल्य एवं अविस्मरणीय सेवाओं का अभिनंदन करते हुए हम संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपके कमरों में अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ अर्पित करते हैं। अपनी श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक यह अभिनंदन पत्र जीवेम शरदा शतम हमें आपके शुभेच्छु संगठन के कार्यकर्ता गण 13 अक्टूबर 2023 मैं पंक्तियों के बाद साथ अपनी बात को और भाषण को भी संपूर्ण करना चाहूँगा। देवराज भाई साहब, ये पंक्तियाँ आपको समर्पित है। ना कल हम होंगे, ना कोई गिरा होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। चलो जो लम्हे हैं उन्हें हंस कर बिता लें, ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा, ना जाने जिंदगी का ऐसा एक बात हो कि शरीर पर, कपड़ों पर इत्र लगा करके उनको महकाया जा सकता है, लेकिन असल में खुशबू आती है उसके किरदार से। किरदार एक ऐसा इत्र है जो ता जिंदगी और जिंदगी का अवसान हो जाए उसके बाद भी वो खुशबू आपकी बनी रहती है। इसलिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ अपनी बात को। सभी तालियों से उनका अभिनंदन करें। भाई साहब ने करीब 25 साल तक संगठन को विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए जिले और प्रदेश का दायित्व भी निभाया है। मैं जिला कार्यकारिणी उदयपुर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये सभी ये अभिनंदन पत्र बीच में रखें, सबके साथ में फोटो भी हो जाए। पुनः तालियों से स्वागत अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं उत्कृष्ट शिक्षाविद डॉक्टर एस.एस. सारंगदेव साहब से आग्रह। और सभी प्रभुजन, माताओं बहनों, आपका हमारे इस 88 वर्षीय पुरानी संस्था जो आज़ादी से 10 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 1937 को
कीर्तिश्रेष्ठ मनीष जी पंडित जनार्दन नागर साहब द्वारा सुस्थापित इस बहुत ही परिसर में आप सभी का शिक्षक का पढ़ाना, मुझे लग रहा है कि आज जनों भाई की आत्मा कह के बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो शिक्षक का बहुत सम्मान करते थे। वो जितने भी गुणीजन होते हैं उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, ये उनकी खोज रहती थी। तो हमारी बिना खोज ही आप सभी यहाँ पधार गए, तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। चूँकि समय हो गया और मैं क्षमा याचना भी करता हूँ कि मुझे आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मेरी कमज़ोरी मैं ना किसी को नहीं कहता हूँ और इतना सुलभ होता हूँ कि जो प्रोग्राम पहले किसी का था तो वहाँ चला गया, और जाने के बाद क्या होता है कि आने अपने हाथ में नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा छोड़ के गाना भी दृश्यता नजर आती है, तो मैं थोड़ा सा लेट हुआ। चूँकि राव साहब के बाद मुझे लगता नहीं कुछ और कुछ कहना चाहिए, कोशिश करता हूँ 2-4-5 मिनट अपनी बात को ख़त्म करके। अभी मैं हाल ही में कुछ एक सज्जन ने एक अच्छी बात कही थी कि यदि हम कुछ भी नहीं सिखाएं अपने बच्चों को और अभिवादन सिखा दें, अभिवादन करना, नमस्ते करना, तो उसकी शिक्षा पूरी होगी। और वास्तव में देखा जाए तो अभिवादन हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पहला पायदान है। मतलब अभिवादन का मतलब ये नहीं कि केवल वो नमस्ते कर ले, उसकी भाव उसके जहन में उतरने चाहिए कि वो अभिवादन कर क्यों रहा है, क्योंकि अभिवादन से एक अपनेपन का एहसास होता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी कि हम किसी के अभिवादन करते हैं तो उसको ऊपर से नीचे तक पूरा निहार लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अभिवादन जिसको करते हैं और एक दूसरे के मनोभाव है उसको आंक लेते हैं। वो सी बात देखिए, आपकी अगले के एटीट्यूड देखिए, हम अभिवादन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य एक अपनेपन का एहसास होता है, मीन्स एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की आप नींव डाल रहे हैं, एक आत्मीयता, और सबसे बड़ी कि जो भावों का जो उद्गम होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और जहाँ तक हम अभिवादन की बात करते हैं तो वेदों में भी, हमारे वेदों में अभिवादन की बहुत बड़ी परंपरा के रूप में उल्लेख मिलता है, और ये सदाचार का, शिष्टाचार का एक प्रमुख अंग माना जाता है, जिसमें मैंने जैसा बताया नम्रता है, श्रद्धा है, आदर है, सेवा भाव, सभी तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जब हम रामायण में देखते हैं तो देखिए उसमें भी ये चीज़ मिलती है। कितनी अच्छी बात कही गई, उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। श्री राम उठते हैं भगवान, तो सबसे पहले वो कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा के प्रणाम करते हैं, और कैकेयी को तो जाके माथा टेकते हैं और अपने गुरु को माथा टेकते हैं। यदि वो अभिवादन का गुण दृश्य समझ लें तो जिस तरह से हम एक शिष्टाचार का भाव बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक शिष्टाचार नहीं है मुझे नहीं लगता है कि हम शिक्षा दे सकते हैं, विद्या नहीं दे सकते। और शिक्षा और विद्या में बहुत ही अंतर है। शिक्षा मतलब हम इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर जानने की कोशिश करवाते हैं तो हमें कहीं न कहीं विद्यार्थी बनाना पड़ेगा और स्वयं को गुरु बनना पड़ेगा। और ये आज जो भी वातावरण है, जो भी दोष है, दोष हमें नहीं अपने आप को कि दूसरे के अंदर, दोष हमारे में ही है कि हम कहीं न कहीं हमारे जो गुरु था, गुरु से हम पढ़ने के बाद शिक्षक बन गए, और शिक्षक से हम बिल्कुल ही शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है उसी में हम रच बच गए। और आज आवश्यकता इस बात की है, यदि हमारी वापस भारतीय संस्कृति का मूल्य को स्थापित करना है। आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, हमारी भारतीय भाषा में हमारी जो विजडम टंग है उसमें बात करनी है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना करना, तो उसके पीछे ये भाव है कि हम कहीं कि हमारी संस्कृति से
विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये मैकॉले शिक्षा पद्धति का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो हम देखते हैं कि मुझे मेरी दृष्टि में लगता है कि हमें बहुत कुछ 80% उन्होंने तहस कर दिया। तो आप देखिए कि जो चीज़ें इतने लंबे समय से हैं, आज़ादी के 70 साल 77 साल बाद भी, 74 साल बाद भी अभी भी हम उससे भाग नहीं पा रहे हैं। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि किसी भाषा के आधार पर हमारी संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, सभ्यता को छोड़ देते हैं, तो कहीं न कहीं ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि किसी देश को बिना लड़े हराना है तो उसकी संस्कृति को, उसकी शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दो। तो ये चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए। एक हमारे में जुनून होना चाहिए। जुनून का भी मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, बच्चों के लिए एक अच्छी बात है जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमारे किसी स्कूल में एक शिक्षक ने लड़के ने पूछा, अभी सर्दी लग रही है तो गुरुजी क्या गर्मी कैसे आएगी? तो उस समय गुरुजी ने बहुत ही सहज भाव से कह दिया कि उन्हीं कपड़ों से आएगी, उन्हीं कपड़ों से आएगी। तो उस लड़के के दिमाग में आ गया कि गर्मी ऊन से आती है। फिर थोड़े दिन बाद वापस इधर किसने पूछा कि गर्मी किससे आती है? उसने कहा ऊन से। तो उसने किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा ऊन से नहीं आती है, तो जून महीने गर्मी पड़ती तब गर्मी आती है, ऐसे गर्मी नहीं आती है। लड़के ने सोचा ठीक है ऊन से नहीं आती थी, जून से आती होगी। फिर थोड़ा समय निकला, अपने दूसरे सज्जन मिले, थोड़े क्रांतिकारी थे। तो बेटा गर्मी किससे आती है? उसने कहा साहब गर्मी पहले ऊन से आती थी, इसके बाद जून से आने लगी, तो अब जून से आएगी। तो उसने कहा जून में तो ऊन से आएगी, जून से आएगी, खून से आएगी। खून अच्छा है तो आपका मजबूत है, प्रोटेक्शन चल रहा है, खून से आएगी। अब बात यही खत्म नहीं होती है, थोड़ा आगे इसको वापस फिर सज्जन मिलते हैं तो वो सब बताता है कि साहब ऊन से थी, जून से थी और खून से आ गई है। तो उसने कहा ये भी गलत है, गर्मी जुनून से आती है, पैशन से आती है। तो जब तक हमारा पैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा काम करने का, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी और भी बात कुछ करने की थी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि असहिष्णुता भी नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ही लंबे समय से सुबह से विराजमान है। मैं आप सभी को ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में सफल होने के लिए हमें बहुत सी बार, हमें बहुत से ऐसे बुक्स और बहुत सी रीडिंग हमारी हैबिट्स होनी चाहिए। आजकल हम जिस तरह से इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी काया सभी नष्ट हो रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें किताबों की पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैं आपको स्टीफन आर कॉवी एक बहुत बड़ा राइटर रहा है, और उसने एक किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 आदतें ऐसी हैं जो बहुत ही असरदार लोगों के जहन में थी, और इसके लिए उसने करीब 3000 जो सक्सेसफुल लोग थे, जो सफल लोग थे, उनकी स्टडी करी, वो ढूंढा, उसने बहुत बड़ी मेहनत करी। और उसकी मेहनत के बाद उसने ये पाया कि ये 7 जो आदतें हैं वो उन 3000 सभी लोगों में थी। और इसके लिए उसने करीब 3 साल और इंतजार किया और स्टडी करी, और फिर वो मैं नाम बताऊँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वो लिखी इसमें। आज IIT, IIM जितने भी मैनेजमेंट गुरु हो वो सभी इस पुस्तक का प्रयोग करते हैं, और जो व्यक्ति सफल होना चाहता है तो कम से कम उसको 10 बार पढ़ ले तो एक गारंटी है, अगर समय में पढ़ ले तो बिल्कुल सक्सेस होगा। क्योंकि करना कुछ नहीं, आपको पढ़ना और अपनी आदत को उससे करना है। मेरी आदत है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको लाने की कोशिश करनी, और है तो खुश होना चाहिए कि मैं बिल्कुल रास्ते पर ठीक चल रहा हूँ। देखिए पहली हैबिट है उसमें जो कहने की उसमें है बीइंग प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आपको प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव कैसे लाए।
जैसे आपको हमें किसने चांटा मारा तो बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर तो हम मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए कि मार भी देंगे लेकिन मेरा तरीका उसका भी, अपमान का है तो अपमान करे तो गुस्सा हो जाते हैं। हमें कोई किसी तरह से हमारे विचार से सहमत नहीं, हमने कोई बात कही है और आपने प्रिंसिपल साहब ने नहीं मानी तो उस पर आप नाराज हो जाएंगे, मानते ही नहीं है। ये नहीं हम इतने मतलब देखिए, आप अगला आदमी पूछ नहीं देता उससे पहले तो हम उसके जो आपसे तू तड़ा के बोलने लग जाते हैं इसके एसेंस में। तो ये सभी जो दूसरों पे दोष देते हैं उससे हमें कहीं कहीं हमें दूर रहना चाहिए। हमें जो फेल्योर है हमारी ये देखना है कि कहीं कि मेरी ये इतना कुछ कह रहा है तो कहीं कि मैं अपने आप में झांक कर देख लूँ कि मैं अपने आप को तो कोई गलत नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा एक तपस्या है, हर आदमी कर नहीं सकता है, लेकिन उन सक्सेस 3000 लोगों ने कर रखा था। दूसरी बात होती है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि अंतिम जो आप काम कर रहे हो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि अंतिम परिणाम क्या होगा। यदि हम देखते हैं कि हो सकता है हम IAS की परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है आप HM की कोई परीक्षा दे रहे हैं, असफल भी हो सकते हैं, तो असफल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्ट क्या हो जाएगा, वापस जीरो से शुरू करेंगे। तो उसके लिए एक माइंड सेट तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार बहुत कुछ हो गया, जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़े लेकिन लिखा हुआ नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ हमारे जहन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी वो जो हैबिट थी वो थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी आपको प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। हम जीवन में ऐसे बहुत से विचार आते हैं, पहला काम शुरू किया 5-7 दिन किया, दूसरा कर दिया, हमने कहीं कुआं खोदा 20 फीट पानी नया छोड़ा, इस पानी दूसरा फिर ऐसे करके 60 फीट खोद दिया 3 जगह। अगर वो एक जगह होता तो शायद हो सकता पानी आ सकता था। तो ये जो हमारी जो प्रायोरिटी चेंज होती हैं, जो हमारी बार बार हमारी मानसिकता चेंज होती है, वो भी कहीं के फेलियर का कारण बनती है। चौथी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हम भी बहुत ही साधु लोग होते हैं उसी में आ सकती हैं, लेकिन आजकल नई जनरेशन मुझे लगता है कहीं हम पढ़ाते हैं ऐसा वातावरण नजर आता है, और वो है थिंक विन विन, यानी कि सबकी जीत हो, मैं भी जीतूँ, आप भी जीतो, तुम भी मेरे साथ आओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दोनों मिलकर करें, तीनों मिलकर करें और सभी जीतें सभी को। यानी कि जो सेल्फिश है वो उसको आप ध्यान से कैसे निकालें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके हित की बात हमें करनी चाहिए। और पांचवी जो हमारी बहुत ही स्टीफन ने जो बात कही वो है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम पहले किसको सुने, हम किसको सुनेंगे। देखिए आप 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 3 मिनट, हम तो सेकंड भी नहीं सुनते हैं। यार मेरे को मेरी बात अरे मेरी मुझे सुन, और वहाँ इस तरह से बात हो जाती है। और सुनते भी हैं तो क्या है, हाँ बहुत मतलब मैं समझने में सुन रहा हूँ, मैं क्या है कि मैं उसको जवाब क्या देना, तो मेरी वहाँ से जो एक्टिविटी है ब्रेन की वो नेगेटिव शुरू हो गई, तो इसको पछाड़ना बाद में तू गलत है मैं सही हूँ। तो ये जो सोचते हैं कि किसी को सुनना ही नहीं और मेरी बात सही है, वो दिस इज़ द फेलियर ऑफ लाइफ। तो ये हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमें उत्तर देने के लिए नहीं, समझने के सुनना चाहिए। और छठी बात भी हमारे लिए इंडियंस के लिए बहुत लागू होती है, और वो है सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब होता है कि हम तालमेल बैठा के चलें, दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में कैसे तालमेल हो। ऐसा कहा जाता है कि एक इंडियन, एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर होता है, और जो 2 इंडियन होते हैं उसकी क्षमता 1 जापानी में आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ये जो सक्सेस चल रही है ना इसमें आधा मेरा भी हिस्सा है और मैंने भी किया, बाकी लिस्ट में ये बात नहीं कहता ना तो सब फेल हो जाता प्रोजेक्ट। तो ये जो चीज़ है, तो देखिए अब जो 2 हुए तो क्या हुआ, 1 जापानी हो गया, और जो 3 इंडियन मिले तो फिर 0 हो गया, फिर कोई मतलब नहीं आपका। फिर तो क्या है कि वो प्रोजेक्ट और वो जो पार्टनरशिप है वो फेलियर होनी है। तो ये हमारे जो तालमेल की भावना है ये भी हमारे में कमी है। और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शार्पन द शॉ, ये हमारी जो अपनी धार है, दिमाग की धार है, उसको तेज करो।
और वो कैसे होगी कि सबसे पहले हम फिजिकली जो हम सुबह उठें, दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम शरीर हमारा साथ नहीं देगा, हम कितनी प्रोग्राम्स बना लें। हम सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, शाम को जोश रहता है और सुबह भूल जाते हैं, लगता है क्यों बोल रहा है, जबकि हमने खुद नहीं लगाया। बहुत अच्छे बात में अच्छे हमने टाइम टेबल बनाया था कि सुबह 5:45 उठ के 1 घंटा घूमेंगे, फिर बाद में स्कूल जाएंगे, उसमें 2 घंटे 1 घंटा उसमें लगा पूरा, लेकिन लगता आदमी कल से करेंगे। तो फिजिकली फिटनेस होने के लिए फिजिकली होना जरूरी है। उसके बाद जीवन में कुछ करना है तो इमोशंस भी होने चाहिए। आप और मैं और मेरे परिवार, मेरे बेटा बेटी और यहाँ तक नहीं, हम हमारे भाई बहन, हमारी बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति, हमारा बसे हुए कुटुंब की बात है, तो उस वो ख्याल हमारे में होना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारी जिस तरह से हम स्पिरिचुअल सोचते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इमोशंस भी हमारे होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका तेज दिमाग करना है तो हमें कनेक्ट विथ आवर क्रिएटर थ्रू प्रेयर। ईश्वर को हमारी प्रेयर की, हमारी प्रार्थना के साथ उससे कनेक्टिविटी 5 मिनट रखें, 10 मिनट रखें, लेकिन होनी चाहिए। होता है क्या है कि हम इतने ईजी होते हैं कि ऐसा है कि आज का अगर आप कोई दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा कल कर लेंगे, 2 कर लूँगा, कल शाम को 3 कर लूँगा, फिर कहते हैं अब इतनी इकट्ठी भी नहीं हो गई, हनुमान चालीसा, ये हम 5 मिनट का, हमारा पूरा एक साइंटिफिक प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब इसमें से ये डिबेट का विषय, ईश्वर को कोई माने या नहीं माने, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि जीवन में एक कोई अलमाइटी, कोई शक्ति, सर्वशक्तिमान है, उससे पूरी ये शक्ति चलती है, हमारी हिंदू फिलोसॉफी में है। और सबसे बड़ी ये ईश्वर देखा कि इसने हम उसमें ले जाए। लेकिन यदि आप सुबह 6 बजे से 6:15 मिनट या 5 मिनट अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, तो आपकी इतनी कनेक्टिविटी बन जाती है कि आपका विल पावर साउंड हो जाता है। तो दुनिया में सब गैर में विल पावर का, जिसका विल पावर साउंड है वो निकल जाता है, जिसका विल पावर डाउन होता है वो रह जाता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और वंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका ये 2 दिन का अधिवेशन बहुत ही सफलतम रहे। आज का अधिवेशन मेरे ख्याल से आपके उतार पे हैं, बहुत अच्छे डिस्कशंस हो। एक नई जो NEP 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बारे में आप मनन करें और कोशिश करें कि अभाव के बावजूद उसको पूरी मनोभाव से क्रियान्वित करने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छा अद्भुत ड्राफ्ट है। यदि हम शिक्षक इसको मन से, अपने पूरे भाव से अगर इसको अंगीकार करते हैं और करवाते हैं, तो आफ्टर 10-20 ईयर्स, 15 साल बाद आने वाली पीढ़ी की हमारी करीब 70% स्किल बेस्ड हो जाएगी। जो आज जापान और कोरिया में 90% लोग 12वीं पढ़ने के बाद जॉब करते हैं, भारत की स्थिति हो जाएगी हमारे यहाँ कम से कम 60 से 70% बच्चे जॉब में चले जाएंगे। तो एक जो बेरोजगारी की बात है वो भी ख़त्म होगी। लेकिन किसी को सफल करना, असफल करना हम शिक्षक के हाथ में है, तो ये सभी आपके हाथ में है। थैंक यू, जय हिंद। सदर प्रोफेसर A.C. सारंगल साहब, कुलपति जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय, हमें राज की सदारत कर रहे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राव साहब, जिन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमको प्रदान किया। हमारे बीच देश पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानी जयमाला मालेरी जी, हम सबके बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय भाई श्री पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, जिला मंत्री भाई श्री चंदनवती बावड़ी, जिला महिला मंत्री कुमारी रंका, मुझे जो अंतिम रस्म है
उसको अदा करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूँगा और स्वागत भी करूँगा। तो स्वागत के लिए तो सबसे पहले हमारे अभी ताली बजा के देखिए निःशुल्क में ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय को अपना ये पूरा जो कार्यक्रम इनके साधन साथ सामान सभी निःशुल्क में शिक्षक संघ राष्ट्रीय को ये उपलब्ध कराते हैं हमारे सम्मेलन में। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर का ये 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर प्रतापनगर में आज शुभारंभ हुआ है, जिसके हमारे आज के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदरणीय SS सारंगदेव साहब, मुख्य वक्ता के रूप में आज मुरलीधर जी भाई साहब ने आज उनका पाथेय प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के और पूर्व शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी राव साहब ने की थी, और प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में महिला जयमाला जी पानेरी जो एक महिला हैं प्रदेश से पधारे हुए थे पर्यवेक्षक के रूप में। साथ ही सभी शिक्षक साथियों ने इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा भव्य रूप प्रदान किया। और वास्तव में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एक विचारधारा का संगठन है, विचारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। सबने मिलकर संगठन के हित में और शिक्षकों के हित में और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, शिक्षकों का क्या दायित्व है, उन सब का समावेश करते हुए एक मंथन किया, चिंतन किया कि राष्ट्र हित में कैसे क्या शिक्षा को प्रयोग में लाया जा सकता है और क्या और अच्छा किया जा सकता है। सभी शिक्षकों ने मिलकर एक मंथन किया है और इस मंथन का जो निचोड़ निकलेगा वह निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित में काम आएंगे। साथ ही आज जो कार्यक्रम हुआ है वास्तव में ये मैं कह सकता हूँ कि तुम विकट परिस्थिति में एक तरफ प्रशिक्षण चुनाव आयोग के प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विषम परिस्थिति में सभी शिक्षक साथियों ने यहाँ पधार करके जो संगठन को सम्मेलन प्रदान किया है उसके लिए मैं जिला शाखा की ओर से सभी शिक्षक साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप विषम परिस्थितियों में भी पधार करके हमेशा संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी मैं सभी शिक्षक भाई बहनों से आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। साथियों, यह जो है आज हमारा उद्घाटन सत्र था और कल एक खुला मंच भी होगा 10 बजे, तो मैं सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अधिक संख्या में पधारें और उस खुले मंच में जो भी समस्याएं हैं, शिक्षकों की गैर शैक्षिक समस्याएं हैं, उन सबको रखते हुए प्रदेश तक हम इस मंथन करके भेजेंगे। और कल हमारे प्रदेश से प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब उपस्थित रहेंगे, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अधिकतम संख्या में पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भारत, जय संगठन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में आज पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नेतृत्व में बहुत ही जोशपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। इनके अथक प्रयास से चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण जिस प्रकार अपने मृदु व्यवहार और अपनी कुशलता से जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय विद्यापीठ के कुलपति जी SS सारंगदेव साहब से इन्होंने जिस प्रकार ये भवन उपलब्ध करवाया, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अध्यक्ष जी का और इनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि श्रीमान मुरलीधर जी साहब, पूर्व उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी, हमारे आज के जो कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए शिक्षक संघ के सभी साथी और कार्यक्रम को एक भव्य बनाया, उसके लिए मैं जिला उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इनके कुशल नेतृत्व में शिक्षक संघ उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में
जो देश की दशा और दिशा चल रही है, तो हमारा संगठन उस ओर भी अग्रसर है। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज सम्मेलन का प्रथम दिन बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है। उद्घाटन जो सत्र हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष जी श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं और बहुत ही शानदार जो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता थे, निश्चित रूप से उन्होंने शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक इन सभी के संबंध में जो वार्ताएं हमें यहाँ प्रदान की, निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, हमारे लिए अनुकरणीय है। कल जैसा कि सम्मेलन का दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन में खुला सत्र होगा, तो जो भी शिक्षक साथी है, मेरा सभी से आग्रह है कि खुले सत्र में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लिखित में लाए और आप स्वयं अपने मुखारबिंद से उस समस्या को सदन के सामने रखें, ताकि संगठन के जो जिला कार्यकारिणी हैं आपकी समस्याओं को समेकित रूप से राज्य सरकार को प्रेषित कर सकें। ऐसा मेरा सभी शिक्षकों से आह्वान रहेगा। जिलाध्यक्ष जी को एक बार इस जिला शैक्षिक सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। लो सर जी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के आज 2 दिवसीय अधिवेशन का आज शुभारंभ बहुत शानदार तरीके से हुआ। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनाव आचार संहिता, कई लोगों की चुनाव में ड्यूटी होते हुए भी आज हमारा हॉल छोटा पड़ गया है। इसके हम सब चश्मदीद गवाह हैं। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर हैं। बहुत कम समय में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, इसके लिए मैं मावली उपशाखा की तरफ से आपका साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही जो पाथई हमें मिला, शायद आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। जो आप लोग नहीं आ पाए हैं वो भविष्य में इस कार्यक्रम में आए, अच्छा लगेगा। आज का कुल मिला के बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। कल के खुले अधिवेशन में आप जो आज नहीं आ पाए, कल अपनी समस्या लेकर यहाँ आए, आप सबका स्वागत है। पुनः मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, मेरा भाई उपाध्यक्ष सुधीर जी, भाई शंकर जी, उपशाखा के मेरे अनुज चंद्रशेखर जी, इनकी पूरी टीम की, इन्होंने मावली का पूरा परचम यहाँ रखा, सबको धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उदयपुर की मैं प्रदेश से, मुझे प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर मैंने उपस्थिति दी। हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र सिंह जी की सानिध्य में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो की गई, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जो कार्य अध्यक्ष जी करते हैं वही यहाँ पर दिखता है साल भर में जो हमने जो कुछ किया है। और आज के जो हमारे मेहमान थे, जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भाई श्री मुरली जी, सारंग देवोत जी और राव साहब ने बहुत ही अच्छा हमें बौद्धिक जो प्रदान किया, वो इस तरह का था कि हमारा जो पांडाल था वो पिन ऑफ साइलेंस हो गया था। तो इस तरह का बौद्धिक अगर हमारे शिक्षकों को मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। हम कल खुला सत्र में हमारी जो भी समस्याएं हैं वो राज्य सरकार तक संगठन के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे। और मैं पर्यवेक्षक के नाते जो भी यहाँ पर समस्याएं सामने आएंगी मेरे तक, जो मैं यहाँ से अपनी जो समस्याएं हैं वो प्रदेश में पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। जय संगठन, जय राष्ट्रीय।